in my channel Physics World. So today आज हम बात करेंगे कूलाम्स लॉ के ऊपर। क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर आज बात करेंगे। और लास्ट क्लास में आपने देखा था, हमने लास्ट 3-4 क्लासेस में चार्जेस के ऊपर बात की है। चार्जेस कैसे होते हैं, क्या होते हैं और किस तरह से उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं नेचर में। अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ जा करके पहले उन वीडियोज़ को देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कूलाम्स लॉ के ऊपर, और वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए पूरा। तो कूलाम्स लॉ क्लास 12 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो क्या बताता है हमें। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा या क्लास 11th में पढ़ा होगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से डिफाइंड होता है। तो ग्रेविटेशनल लॉ, अगर मेरे पास दो मास बॉडीज हैं, उन दोनों के बीच का अगर मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है तो फोर्स कैसे निकालेंगे। अगर मैं कहता हूँ कि ये मास बॉडी m1 है, ये मास बॉडी m2 है, तो इन दोनों के बीच का अगर मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है तो फोर्स निकालने के लिए न्यूटन्स ने ग्रेविटेशनल लॉ दिया था, दैट इज Fg इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर आर क्या है, इन दोनों मैसिव बॉडी के बीच की दूरी है। तो एफ जी इज इक्वल टू जी, जहां पर जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसी को ध्यान में रखते हुए, जो मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसी को ध्यान में रखते हुए कूलाम ने बहुत सालों बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस की डिस्कवरी हुई, तो ये पता चला कि नेचर में अनदर फोर्स होता है जिसका नाम हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रखा। उस फोर्स को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, उस फोर्स के बारे में हम बात कैसे करेंगे, और वो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो कूलाम सबसे पहले आए और उन्होंने बताया कि जैसे कूलाम ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को इंस्पिरेशन रखते हुए उसके एनालॉगस ही एक फोर्स बनाया, जिस फोर्स को उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया। तो कूलाम्स लॉ जनरली बात क्या करता है, कूलाम्स लॉ हमें बताता है कि मेरे पास अगर 2 पॉइंट चार्जेस होंगे तो उन 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स कितना अप्लाई होता है। जैसे यहाँ पर ग्रेविटेशन के ऊपर दो मैसिव बॉडीज के अंदर कितना फोर्स अप्लाई होता है, वो हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताता है। उसी तरह से हमारे पास कूलाम्स लॉ के अंदर दो चार्ज बॉडीज के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेंगे। दो चार्ज बॉडीज है मेरे पास Q1 Q2, तो यहाँ पर चार्ज जनरली, यहाँ पर जो चार्ज होता है वो अट्रैक्टिव चार्ज होता है ना, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, अप्लाई होता है। लेकिन जो यहाँ पर जो फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव दोनों हो सकता है। तो जो कूलाम था उसने हमें बताया कि जो हमारे पास यहाँ पर दोनों चार्जेस हैं उनके बीच का फोर्स कितना होगा। उन्होंने किस तरह से फोर्स को बताया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर हम बात करें, ये कूलाम फोर्स की बात करें, तो उन्होंने पहली चीज जो कही, उन्होंने कहा जो फोर्स है, और यहाँ पर याद ध्यान देना, जो हमने चार्जेस अज्यूम कर रखे हैं वो चार्जेस क्या है, पॉइंट चार्जेस हैं। ये दोनों चार्जेस Q1 Q2 क्या है, पॉइंट चार्जेस हैं। दोनों चार्जेस Q1 Q2 पॉइंट चार्जेस हैं। तो जो फोर्स होगा, कूलाम ने क्या कहा, इसी को देखते हुए फोर्स उन्होंने क्या बनाया, फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, Q1 और Q2 के चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जो इनके बीच लगने वाला फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच के डिस्टेंस के। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो इसमें ये फोर्स, ये वाला चार्ज अगर दोनों सेम नेचर के चार्ज हैं तो ये इसको बाहर को फोर्स लगा रहा होगा, ये भी इसको बाहर को फोर्स लगाएगा। लेट्स सपोज इस फोर्स की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो दोनों फोर्स लग सकते हैं। अगर ये अपोजिट नेचर के होंगे तो फोर्स अट्रैक्टिव लगेगा, अगर सेम नेचर के होंगे तो फोर्स रिपल्सिव लगेगा। तो यहाँ पर जो फोर्स है मेरे पास क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, r है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो फोर्स कैसे डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए कूलाम ने फिर क्या किया, इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट माने, इक्वेशन सेकंड माने, तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन फॉर्म हम लिखेंगे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यही मेरे पास क्या होता है, ये कूलाम लॉ है, इसे हम कहते हैं कूलाम लॉ। अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊं तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने, इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा, उसे कांस्टेंट का नाम अभी के दे देते हैं, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या है, न्यूटन्स लॉ बना। तो कूलाम्स लॉ बना। कूलाम्स लॉ एनालॉगस देखो तुम, यहाँ पे मास बॉडीज है m1 m2, मासेस का प्रोडक्ट है, यहाँ पर चार्जेस का प्रोडक्ट है, और यहाँ पर इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस का इनवर्स स्क्वायर है। तो हमारे पास इस तरह से फोर्स गवर्न हुआ कूलाम्स लॉ के अंदर। अब कूलाम्स लॉ में जो k की वैल्यू आती है, इस k को हम कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और इस k की जो वैल्यू होती है, उस k की वैल्यू निकल करके आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
ये 1/4πε0 हमने जब इस फोर्स को कैलकुलेट किया, जो एक्चुअल इसकी जो वैल्यू आती है वो इस तरह से आती है, जहां पर ε0 क्या है, इसे हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब थोड़ा सा फोर्स के ऊपर बात करते हैं। जो फोर्स निकला उसका नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है। यहां पर तुम्हें दिख रहा होगा जो फोर्स है वो फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ से गवर्न होता है। मतलब कि जो फोर्स, पहला जो पॉइंट इसमें आएगा, ये फोर्स का, ये फोर्स क्या है, दिस कूलम्ब फोर्स इज इनवर्स स्क्वायर, इनवर्स फोर्स इज इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्सेस। जैसे आपने बहुत सारे फोर्सेस देखे होंगे, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ डिपेंड करता है। मतलब कि ये क्या करता है, 1/r² पे डिपेंड करता है। दूसरा जो चीज है वो क्या है, ये फोर्सेस क्या है, ये फोर्सेस है सेंट्रल फोर्सेस। मैंने आपको ये बताया था पिछले क्लासेस में, जब हमने फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर की बात की थी, तो वहाँ पे इस वीडियो को देख लेना। तो वहाँ पे फंडामेंटल फोर्सेस के अंदर मैंने बताया था कि सेंट्रल फोर्सेस कैसे फोर्सेस होते हैं। तो यहाँ पर मैं जरा आइडिया देता हूँ। जो सेंट्रल फोर्सेस होते हैं वो हमेशा, यहाँ पर क्या देख रहे हो आप कि जो चार्ज है, दोनों पॉइंट चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस हैं। तो और पॉइंट चार्जेस लेने का मतलब क्या है कि पॉइंट चार्जेस में जो चार्ज होगा वो सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर ही होगा। यानी मतलब अगर मैं एक्सटेंडेड बॉडी ले लूँ, मैं बहुत लार्ज बॉडी ले लेता हूँ, तो अगर मैं बात करूंगा चार्ज यहाँ पर है या यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो मुझे उसके बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताना पड़ेगा। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, जब बॉडी एक्सटेंडेड होती है तो फोर्स कैसे अप्लाई होता है। लेकिन अभी जो हम चार्ज ले रहे हैं, फॉर सिंप्लिसिटी हम क्या करते हैं, पॉइंट चार्जेस को एज्यूम करते हैं। तो पॉइंट चार्जेस का मतलब है कि अगर हम पॉइंट चार्ज मानेंगे तो पॉइंट के अंदर ही वो चार्ज है, पूरा जितना भी चार्ज हम एक्वायर देखेंगे उसके बॉडी के ऊपर, वो सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर है। तो यहाँ पर जो मेरे पास चार्ज है, उस चार्जेस में पॉइंट चार्ज लेने का मतलब है कि ये इसी के ऊपर होगा। अब बात करते हैं सेंट्रल नेचर की। सेंट्रल नेचर कहने का मतलब है कि इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा, वो चार्ज की वैल्यू हमारे पास, अगर हम बात करेंगे तो हमेशा जो फोर्स होगा वो इसी लाइन में लगेगा। मतलब कि अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और हमेशा जो फोर्स होता है, फोर्स की अपनी एक डायरेक्शन है। तो आइदर फोर्स यहाँ से यहाँ, मतलब इस लाइन ज्वाइनिंग जो इन दोनों के सेंटर को मिलाती है Q1 Q2 के, उनके बीच में ही यह फोर्स अप्लाई होगा। तो जो कूलम्ब फोर्स है, जनरली कूलम्ब फोर्स हमारे पास दोनों चार्जेस के सेंटर टू सेंटर एक्ट करता है। अगर मैं चार्ज को यहाँ पर रखूं तो फोर्स इधर नहीं लगेगा, तो फोर्स कहाँ लगेगा, इसके सेंटर के अलोंग फोर्स लगेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो फोर्सेज हैं वो सेंट्रल फोर्स होता है। मतलब कि जो फोर्स डिपेंड करेगा वो इस आर पे डिपेंड करेगा, जो मेरे पास एक पाथ है, हमारे पास दिया गया है, ठीक है, सेंटर टू सेंटर एक्ट करता है। थर्ड पॉइंट हमारे पास है कि हमारे पास जो फोर्सेज हैं, अब फोर्सेस किस तरह से लगेंगे। अब यहाँ पर आपने देखा कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो फोर्सेज हैं उसके अंदर जो बात कर रहे हैं, चार्जेस कैसे हैं, स्टेशनरी चार्जेस हैं। अभी हमने चार्जेस को मूव नहीं करा है। चार्जेस हमारे पास क्या है, चार्जेस यहाँ पर इस पॉइंट पर रुका हुआ चार्ज है, इस पॉइंट पर रुका हुआ चार्ज है। इन दोनों के बीच अगर हमने इन दोनों को रोक करके देखा है कि जनरली वैसे नेचर में चार्जेस रुके हुए नहीं होते, चलते हैं बहुत जगह। तो हम देखते हैं कि लेकिन यहाँ पर जो फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, हम किसके बीच में कैलकुलेट कर रहे हैं, चार्जेस क्या है, स्टेशनरी चार्जेस हैं, चार्जेस कहीं पर मूव नहीं कर रहे हैं। तो तब वहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है उसकी बात कौन करता है, कूलम्ब लॉ करता है। तो ये कूलम्ब लॉ का आज हमने टॉपिक देखा कि किस तरह से कूलम्ब लॉ वर्क करता है। एक और चीज इसमें रह गई कि यहाँ पर जो ये फोर्स है, ये फोर्स क्या है, ये फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है। ये फोर्स क्या है, मीडियम पे डिपेंड करता है। जैसे मैं क्या करता हूं, दो चार्जेस को लेकर के आता हूं और दोनों चार्जेस को हम किस में ले जाते हैं, एयर में ले जाते हैं, वैक्यूम में ले जाते हैं। तो वहां पर कुछ फोर्सेस होगा, और अगर इन दोनों चार्जेस को मैं वाटर में ले जाऊं या किसी अन्य मीडियम में ले जाऊं, दूसरे मीडियम में ले जाता हूं, जैसे लेट सपोज ग्लास में ले गया, तो ग्लास में ले जाने पर इन दोनों के बीच का फोर्स क्या होता है, वेरी करता है। मतलब कि अगर यहाँ पर अगर हम एयर में देखें तो एयर में इन दोनों के बीच का फोर्स कुछ होगा, और अगर हम बात करते हैं ग्लास में, तो ग्लास में इन दोनों का फोर्स वेरी करता है और चेंज हो जाता है। तो उस वैल्यू को बताता है कौन है, कि मीडियम पे डिपेंड करता है। तो उस वैल्यू को बताता है ये जो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट लिखा है। वैसे जनरली जो एप्सिलॉन होता है ये परमिटिविटी है, लेकिन जो एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ द, इसको अगर हम मीडियम की बात ना करें तो परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम। नॉर्मली हम एयर को भी फ्री स्पेस कभी कभार चूज कर लेते हैं। तो जो एप्सिलॉन नॉट है ये जनरली वैक्यूम का या फ्री स्पेस का, जहां पर कोई भी पार्टिकल नहीं है, वहां पर हमारे पास उसका वैल्यू बताता है, परमिटिविटी, उसकी परमिटिविटी है। लेकिन अगर हम सिंपल एप्सिलॉन एम की बात करें, एप्सिलॉन की बात करें, वो बताएगा कि हमें क्या, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो एप्सिलॉन में परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बताता है। जहां पर इस एप्सिलॉन की जो वैल्यू है, वो एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आती है, 8.85 × 10⁻⁻12
अब यहाँ से आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं एप्सिलॉन की, किस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, हाँ, कूलाम स्क्वायर न्यूटन पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हुई, इस एप्सिलॉन की क्या हुई, वैल्यू है। तो एप्सिलॉन नॉट जो हमारे पास वैक्यूम के अंदर जो मेरे पास परमिटिविटी होगी, क्योंकि ये जो फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। आगे जाकर के हम देखेंगे कि अगर हम मीडियम को चेंज करेंगे तो ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चेंज होगी, यहाँ पर एप्सिलॉन कुछ चेंज होगा, और एप्सिलॉन चेंज होगा तो ये कैसे डिपेंड कर रहा है फोर्स पे, ये इनवर्स रिलेशन में डिपेंड कर रहा है। तो जो मेरे पास फोर्स है वो किस तरह से, अगर मैं यहाँ पर के की जगह 1/4 एप्सिलॉन नॉट सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये मेरे पास क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसकी वैल्यू अगर चेंज होती है तो फोर्स भी वेरी करेगा। तो मेरे पास जो ये फोर्स है वो मीडियम के नेचर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है, ये वाला जो कूलाम फोर्स है। जहाँ पर हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स कोई भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता था, और अगर हम कहीं पर भी देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू उतनी रहेगी, चाहे हम एयर वाटर में देखें, कहीं पर भी देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही अप्लाई होगा। अब बात करते हैं जो प्रोपोर्शनल है, जो हमारे पास यहाँ पर ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट आया, इसकी जो वैल्यू होगी, इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होती है। तो इस कांस्टेंट की वैल्यू जनरली 9 × 10⁻⁹ निकल करके आती है। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं 4 एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाऊँ तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट की जो टोटल वैल्यू होगी वो कितनी होगी, यूनिट कितना होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। आप इसको याद कर सकते हो, आप इसको ईजिली याद कर सकते हो, किस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अगर आपने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर ले जाइए, 4 एप्सिलॉन नॉट और सारी चीज़ें इधर आ जाएंगी, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर फोर्स भी आएगा। तो हमारे पास अगर मैंने इस एप्सिलॉन नॉट की क्या निकालनी है, अगर मुझे एप्सिलॉन नॉट, अगर हम 4 को भी यहाँ पे रिड्यूस कर देता हूँ, तो सिर्फ अगर मुझे एप्सिलॉन नॉट की यूनिट चाहिए तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट किस तरह से निकालेंगे, हमें पता है कि चार्जेस की यूनिट क्या होती है, कूलाम। तो कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 की अपनी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है। फोर्स की अपनी यूनिट होती है न्यूटन, और आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस की अपनी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो डिस्टेंस की मीटर होगी और डिस्टेंस स्क्वायर की मीटर स्क्वायर होगी। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, कूलाम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट होगी, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, वो किस तरह से लिखी जाएगी, इस तरह से। और 1/4 इसकी टोटल यूनिट क्या होगी, इसकी टोटल यूनिट इस तरह से लिखी जाएगी, ठीक है। तो दोनों में चेंज है। तो ये रहा आज का कूलाम लॉ। कूलाम लॉ के बारे में हमने समझा कि किस तरह से कूलाम लॉ गवर्न होता है। हमारे पास सेंट्रल फोर्सेज है, इनवर्स स्क्वायर लॉ पे डिपेंड करता है, और स्टेशनरी चार्जेस के ऊपर एक्ट करता है। और जो यहाँ पर चार्ज हम लेते हैं वो पॉइंट चार्जेस के रूप में लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कूलाम्स लॉ के ऊपर ये जो हमारे पास परमिटिविटी है ये किस तरह से डिफाइन होती है, रिलेटिव परमिटिविटी, और इस चार्ज की एक यूनिट डिफाइन करेंगे कि 1 कूलाम चार्ज कितना चार्ज होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।